हमारा पांचवा पॉइंट है या टाइप है झील का, लेक्स फाउंड बाय लैंडस्लाइड, भूस्खलन से निर्मित झीलें। लैंडस्लाइड आप काफी जाना पहचाना वर्ड है। भूस्खलन हिंदी में कहते हैं भूमि का स्खलन, मतलब टूट के गिरना या हटना, वह स्खलन कहलाता है। या भूमि का टूट के उस बड़े से हिस्से से अलग होना भूस्खलन कहलाता है। तो जब कभी भूस्खलन होता है तो उससे भी झीलें बनती हैं। कैसे, इसको जानेंगे। मान लेते हैं कि ये नदियों का रास्ता है, तो पर्वतों के बड़े से हिस्से का टूट करके उस नदी के रास्ते में रुक जाना, आकर के अवरोध उत्पन्न करना, रुक जाना, वह भूस्खलन कहलाता है। और सॉरी, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते, समझ लेते हैं। जब बड़े बड़े चट्टानों में से, पर्वत के भागों में से बड़े बड़े चट्टान टूट करके नदियों के रास्ते को अवरुद्ध कर दे और उसकी रुकावट के कारण पानी इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी झील का निर्माण होता है, झील बन जाता है। जैसे 1893 में अलकनंदा नदी, आप गंगा के जब पढ़ रहे थे गंगा नदी को, तो आप दो धाराओं को पढ़ रहे थे गंगा की धाराओं को, एक अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। भागीरथी मेन धारा था, बाद में अलकनंदा उससे आकर के मिलती है। तो अलकनंदा नदी में 1893 के आसपास या 1893 में ही पर्वत का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर के गिरा, जिससे झील का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा गोहना, जिसको नाम दे दिया गया गोहना झील। यह गोहना झील भूस्खलन से निर्मित झीलें हैं। ये काफी रेयर केस में होता है, काफी कम देखने के लिए मिलता है। अधिकांशतः भूगर्भीय बदलावों से या ग्लेशियर से झीलें बनी हैं। ये सब कभी कभी देखने के लिए मिलता है, अक्सर नहीं। अगला है लेगून लेक्स, इसे लेगून झील भी कहते हैं। जब आप नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तो उसी नदी तंत्र में कहीं पे आपको लेगून झील के बारे में जानने के लिए मिला था, और उसी झील का एक उदाहरण था चिल्का, जो उड़ीसा में था, चिल्का झील। हम उसी के बारे में जानेंगे अभी। यह चिल्का झील एक लेगून झील है। जब नदी के मुहाने पर, मुहाने मतलब वह जगह है, नदी का वह भाग जहां वह अपने पानी को समुद्र में छोड़ रहा होता है, तो नदी के मुहाने पर विंड और जो समुद्र का लहर होता है, तरंग होता है, उसके कारण नदी के मुहाने पर रेत और बालू जमा होते रहता है। इस रेत या बालू के जमा होने के कारण नदी के ठीक इस भाग, नदी का पानी जो इस भाग से पीछे है, वह जम सा जाता है, इकट्ठा होने लगता है, और इसके इकट्ठा होने के कारण ही लेगून का निर्माण होता है, जिसे हम इस तरह की झील को लेगून झील कहते हैं। लेगून झील का एक उदाहरण चिल्का झील है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। ये नदी है, ये रिवर है, और ये सी है। तो सी में, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो तरंगे उठता है, जो वेव आता है, उस वेव के कारण बालू के कण नदी के मुहाने पर, मतलब जहां पे नदी पानी छोड़ रहा है, वहां पे जमा होता है। इसमें सिर्फ वेव ही नहीं बल्कि विंड भी, हवा भी अपना भूमिका निभाता है। तो हवा और समुद्र की लहर के कारण बालू नदी के मुहाने पर जमा होता रहता है, और नदी के मुहाने के ठीक पीछे का जो भाग होता है पानी का, पीछे का पानी होता है, वो जमने लगता है और इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण झील का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति को हम लेगून कहते हैं, और इस लेगून से बने झील को लेगून झील कहते हैं, जिसका एक उदाहरण चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। ओडिशा अब ये हो गया है, हालांकि पहले उड़ीसा था, इसका नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया। तो यह लेगून झील का एक उदाहरण देखे थे अभी। लेगून झील भी एक प्रकार का झील ही है, झील का एक प्रकार है। सातवां और सेकंड लास्ट है लेक्स फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन, पवन क्रिया के द्वारा, हवा के द्वारा बनाया गया झील को जानेंगे। ये खास करके मरुस्थल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, मरुस्थल या रेगिस्तान।
या आप डेजर्ट भी कह लें। डेजर्ट में ये आम बात होती है कि वहाँ पेड़ बड़े बड़े नहीं होते हैं, कटीले झाड़ियाँ ही होती हैं और हवा काफ़ी तेज चलता है। वो कभी कभी इतना तेज चलता है कि जो बालू के टीले होते हैं उसे हटा देते हैं, वहाँ गड्ढा बन जाता है। और जहाँ बालू का टीला नहीं होता, जहाँ गर्त होता है, वहाँ पे वो बालू का टीला जमा देता है। तो जब किसी एक क्षेत्र में हवा के द्वारा बालू को लगातार उड़ाया जाता है, जो मरुस्थलीय बालू है, और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए और बारिश का पानी उसमें जम जाए, तो ऐसी स्थिति में मरुस्थलीय झील बन जाता है, जो पवन के कारण या हवा के कारण बनता है। ऐसी झीलें गर्मी के मौसम में सूख जाती है और लवण युक्त पानी इसमें आ जाता है, लवणीय पानी होता है, और इस तरह की झील से नमक निकाला जाता है। राजस्थान में कई ऐसी झील है जिससे नमक निकालते हैं, जिसमें से सांभर झील काफी प्रमुख है। सांभर झील नमक खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, और इससे नमक काफी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। साथ ही इसके अलावा डिडवाना और पंचभद्रा भी झील है जो सांभर से छोटा है। पंचभद्रा और डिडवाना जो सांभर झील से छोटा है, लेकिन अपने सामरिक महत्व का है। इसका महत्व है इस झील का। हमारा सातवां और अंतिम पॉइंट है, आठवां और अंतिम पॉइंट, लेक्स मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मानवों के द्वारा भी, इंसानों के द्वारा भी कई तरह के झीलों का निर्माण किया गया है, जो इंसान के या मनुष्य के हित को देखते हुए, समाज के बड़े से फायदे को देखते हुए वो झीलें बनाई जाती है। इसका उत्पादन बाढ़ नियंत्रण कई उद्देश्य होता है, जिसमें से बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, मत्स्य पालन जिसे हम फिश फार्मिंग कहते हैं, और बिजली उत्पादन के लिए भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बांध का प्रयोग करते हैं, बांध को बनाते हैं। मानव निर्मित भारत में बांध का सबसे अच्छा नमूना या कह लें सबसे अच्छा उदाहरण गुरु गोविंद सागर है। गुरु गोविंद सागर है, यह मानव निर्मित बांध है। थोड़ा मैं बैक में ले जाना चाहूंगा। जब आप क्लास 6 में थे रहे होंगे तो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो मौर्य काल में के शासक थे, रूलर्स थे, उन्होंने कई झीलों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े सागरों का निर्माण करवाया, जो जनता के हित के लिए था, सिंचाई के लिए था और प्रजा के हित में वो बनाया गया था। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में पानी की व्यवस्था के लिए पानी का सही प्रयोग के लिए झील वगैरह बनवाया जाता रहा है। एक नोट करने वाली बात मैं बोल देता हूँ एक लाइन में, कि जो बड़े आकार की झील होते हैं, जिस झील का आकार बहुत ही बड़ा होता है उसे सागर कहा जाता है। बड़े झील को सागर या सी कहते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे कैस्पियन सागर है, वह एक झील ही है, लेकिन चूंकि झील से भी बड़ा है, मतलब सबसे बड़े आकार का झील है, इसलिए उसे सागर कहते हैं। कैस्पियन सागर है। लाल सागर है, मृत सागर जिसे डेड सी कहते हैं, मृत सागर। ये मृत सागर जो है इजराइल के हिस्से में भी आता है, जहाँ पे यदि आप जाएं उस सागर में, उस समुद्र के पानी में, तो आप तैरेंगे नहीं, फिर भी आप उस पे फ्लोट कर रहे होंगे, आप डूबेंगे नहीं, कितना भी उसको फेंक क्यों नहीं दे, आप उगे ही रहेंगे। उसे मृत सागर कहते हैं या डेड सी कहते हैं। ऐसे ही एक है जिसका नाम है अरल सागर, अरल सी। ये कुछ ऐसे सी हैं, झील हैं, जिसका आकार काफी बड़ा होने के कारण इसको सागर का नाम दिया गया है। इसके आगे जो टॉपिक है वो नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व और नदी प्रदूषण से रिलेटेड है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या इसके बारे में है।
लेकिन यहाँ पे मैं झील का या लेक का इम्पोर्टेंसी को था जान लेते हैं हम लोग। इसकी क्या महत्ता है भारत में, भारतीय समाज के बीच में, यह क्यों जरूरी है। झील प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के लिए और मानव के लिए काफी लाभदायक रहा है। मानव या इंसान या समाज के कोई भी व्यक्ति झील से अलग अलग तरीकों से फायदा लेता आ रहा है। वो फायदा सिंचाई है, मत्स्य पालन है जिसे फिशिंग कहते हैं, मत्स्य पालन, फिर फार्मिंग भी है, जैसे मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले मखान के लिए, मखान के बारे में, मखान की खेती करते हैं। इसके अलावा यह कई तरीकों से हमें काफी लाभ पहुंचाती है। यदि बरसात अधिक हो रही हो तो किसी क्षेत्र में यदि झील है तो झील में उस आसपास के एक्स्ट्रा पानी को, जो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है धरती, या आसपास के गड्ढे भर जाते हो तो उसके अतिरिक्त बाकी पानी इस झील में आकर आ जाती है और उस जगह को, उस आसपास के क्षेत्र को पानी जल जमाव की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। यदि बाढ़ आया हो क्षेत्र में तो बाढ़ के अतिरिक्त पानी को वह झील अपने अंदर समा लेती है और बाढ़ का कम से कम प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही नदियों को लगातार पानी मिलता रहे, इसलिए भी झील काफी आवश्यक है, जैसे सिंधु नदी के मामले में हम लोग देख पाए थे। इसके अलावा इससे जल विद्युत भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और सिंचाई के लिए इसका यूज तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ आसपास के वातावरण को भी यह प्रभावित करता है। जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको काफी प्रभावित करता है। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से कैस्पियन सागर में जो धाराएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसके ऊपर से वह भारत के जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है, यह अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जलवायु को भी प्रभावित करती है, वातावरण को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा यह जलीय परितंत्र या जो वाटर इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखती है। वो हर एक कंपोनेंट जो उस इकोसिस्टम में चाहिए यह फुलफिल करता है झील। और यह ट्रेड या कह लें व्यापार का भी एक अच्छा स्वरूप या एक क्षेत्र विकसित होता जा रहा है इसमें, जिसे हम पर्यटन कहते हैं या टूरिज्म कहते हैं। लोग विदेशों से भी आते हैं अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने के लिए, जैसे नैनीताल, डल झील है, वुलर झील है, ऐसे जगहों पे लोग आते हैं विदेशों से भी, हमारे देश से भी, वहाँ जाकर घूमते हैं, आनंद लेते हैं उस पर्यावरण का, उस वातावरण का, और आसपास के क्षेत्रीय लोगों का आमदनी बढ़ता है। तो ये आय का भी एक जरिया है, और साथ ही साथ वो एंटरटेनमेंट तो होता ही है। पहले जल विहार हुआ करता था, नौकायन हुआ करता था, अभी भी होता है नौकायन। यदि आप झील देखने के लिए गए हो, झील घूमने के लिए गए हो और नौकायन नहीं करें, आप नाव पे नहीं चढ़े, घूमे नहीं, तो मजा ही नहीं आएगा। ये झील के बारे में था, जो भारतीय झील की विशेषताएं थी, उसके प्रकार थे, उसका जो महत्व है भारतीय समाज के संदर्भ में, उसको देखे थे। यदि आपको झील को समझना हो तो आप उसे अपने क्षेत्र के चौड़ से कंपेरिजन कर सकते हैं, थोड़ा तुलना कर सकते हैं, जो जिसे हम चौड़ कहते हैं। एक क्लास और रहेगा इस चैप्टर 3 में, हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा, मीन्स एग्जाम बोले तो आपके सिलेबस में इसे हटा दिया गया है, बस इसका मैप वाला पोर्शन लिया गया है, मैपिंग का पोर्शन, बाकी को हटा दिया गया है। जो भी बात इसमें थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो 2-4 क्लास क्यों छोड़ते, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया है। लास्ट का जो टॉपिक है वो है नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन के बारे में है। ये एक क्लास में हो जाएगा, और मैं चाहता तो इसे बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट के वीडियो में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि चूँकि इससे आपको एक मौका मिला पढ़ने का इस चैप्टर को, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी आप 9th के बाद को फिर से दोबारा पढ़िएगा आने वाले समय में, 10th के बाद या 9th के बाद, तो इसलिए पढ़ लेना या बता देना मुझे उचित लगा था। कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाए, दिक्कतें हो, कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आए तो कृपया बताएं। हम भी बहुत
जाने माने इंसान नहीं है, ना ही बहुत ज्ञाता है इस चीज़ के, इस विषय वस्तु के। हम भी बस आप ही की तरह या आप तक पहुंचाने का बात का जो तरीका है मेरा, वो मैं चाहता हूँ कि आसान हो, और इसके लिए जहाँ से मुझे मैटेरियल मिल पाता है मैं वो खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, ताकि आप तक सही और अच्छा जानकारी पहुँचे। फिर भी कुछ त्रुटि होता ही है, रह ही जाता है, सही मायने में देखा जाए तो कई बार गलतियाँ भी करते हैं बोलने में। तो ज़रूर बताएं कि यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर आप फीडबैक देते रहें मुझे, ताकि मैं आप तक एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में पहुँच सकूँ। अभी तक मेरे साथ देने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम और शुभ रात्रि भी।